एटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सच्चाई प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट ईवीएस के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर की बात करेंगे। जिस प्रकार के आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है मॉडल पेपर बनाया गया है। टॉप 30 यहाँ पे प्रश्न करेंगे। वो सारे प्रश्न करने वाले हैं जो संभावित प्रश्न रहने वाले हैं, और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। चाहे आपके इन्वायरमेंट की बात करें, चाहे स्पोर्ट जीके की बात करें, चाहे कृषि से संबंधित प्रश्नों की बात करें, चाहे आनुवांशिकता से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, पूरा निचोड़ है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए। इस 30 में से आप लोगों को कितने सही सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 या मार्च 2021 को। तो भारत में जो कोविड-19 का टीकाकरण हुआ था वह दूसरा चरण जो है कब से शुरू हुआ था? तो दूसरा चरण आपके 2021 में शुरू हुआ था। लेकिन 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों दिया गया है, तो कब हुआ था आपको याद होगा, मार्च महीने में। ठीक है, तो मार्च जो है आपका, यानी जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। ओजोन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइएगा। ओजोन परत सबसे लोग जानते हैं कि वायुमंडल के जो है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। और समताप मंडल को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर। अर्थात जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहला महिला अंपायर कौन थी? आज के पेपर हमने देखा स्पोर्ट जीके क्रिकेट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 3 से 4 प्रश्न आए हुए थे। उसके अकॉर्डिंग ये संभावित प्रश्न है कि भारत की पहला महिला अंपायर कौन है? वृंदा राठी, अंजलि राय, मिताली राज या संतोष पाटिल? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर यह सम्मान है। और ईवीएस के जो हमने सभी को टॉपर नोट्स दिया था, जिन्होंने टॉपर्स नोट्स लिया है, हमारी 90+ अंक सभी के आ रहे हैं, यानी सभी लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं। अगर आपको भी टॉपर नोट्स चाहिए तो केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598 में मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज व्हाट्सएप में हाई करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यानी भारत की पहला अंपायर कौन थी सभी लोग? अंजलि राय। और पूछा जाए भारत की पहला टेस्ट अंपायर कौन थी? तो टेस्ट अंपायर में वृंदा राठी हो जाता है। ठीक है, महिला टेस्ट अंपायर वृंदा राठी, और महिला पहली अंपायर भारत की वह आपकी हो जाएगी अंजलि राय जी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? खाद्य जाल से प्रत्येक दिन जो है एक प्रश्न आता है, तो खाद्य जाल का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता बताना है। मांसाहारी होगा, सर्वाहारी होगा, शाकाहारी होगा या डेटिटिव होगा? तो जैविक समुदाय में जो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा वह मांसाहारी कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादों अर्थात हरे पौधे से प्राप्त करते हैं प्राथमिक भोक्ता कहलाते हैं। और हिरण जो है शाकाहारी होगा क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे खाता है और प्राथमिक भोक्ता हो जाएगा। मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक भोक्ता पर निर्भर करता है, जैसे हिरण हो गया, बकरी हो गया। और सर्वाहारी क्या होता है? उत्पादक एवं भोक्ता दोनों पर निर्भर करता है, जिसमें मनुष्य आ जाता है सर्वाहारी में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? सभी लोग बताइएगा। आरटीई एक्ट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुछ 62 छात्रों में कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? 1, 2, 3, 4 कितने शिक्षक होंगे? सभी लोग बताइएगा। तो लगभग यहाँ पे 3 शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों? 3 शिक्षक। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है कि बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? एमपी टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ओजोन छतरी को नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण या CO कार्बन प्रदूषण, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। मोनो मतलब एक ऑक्साइड, डाई मतलब 2 ऑक्साइड। तो बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? ओजोन छतरी को नुकसान पहुँचता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न रहेगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेंगिस, पैटिन एवं मार्श या कार्ल मार्क्स? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, सभी लोग बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं लैंडस्टीनर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर के 4 महत्वपूर्ण जो रक्त समूह हैं ए बी और ओ खोज की है। बाद में लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की भी खोज की गई और RBC में उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन भी कहा जाता है RBC में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, WBC और RBC इन दोनों में फैक्ट आप सभी लोग जानते होंगे। रेड ब्लड और वाइट, श्वेत रक्त और लाल रक्त। पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया है? 1950, 1960, 1970, 1980? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ओजोन से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है डेली। तो ओजोन छिद्र जो है कब खोजा गया था? तो ओजोन छिद्र सभी लोग जानते हैं 1970 में खोजा गया था। पहला ओजोन छिद्र 1970 में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में खोजा गया था। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ग्रहों से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, सौर मंडल से यानी प्रश्न आ रहा है। तो सौर से ग्रह की न्यूनतम दूरी को उपसौर, अपसौर, अधिकतम या नज़दीक क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं सूर्य से ग्रह से न्यूनतम दूरी को अपसौर बोला जाता है। अगर प्रश्न में आपका अधिकतम दूरी आता है तो अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर। अप मतलब बाहर, ठीक है। नज़दीक को बोलते हैं उपसौर और दूरी को अपसौर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाता है तो वह बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा? सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र से डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे तक जाता है तो वह क्या हो जाता है? ऊर्जा घट जाता है। और 10% का नियम आपने पढ़ा ही होगा ऊर्जा वाला। अगला प्रश्न, LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंसर, इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? LPSC का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोकीझोड़ या श्रीहरिकोटा? सभी लोग बताइएगा। तो LPSC का जो मुख्यालय है वो आपके तिरुवनंतपुरम पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया है? ये MP टेट 2020 के पेपर में आया हुआ था। ली रुइजिन, क्रिस्टियान, एनी जमतोप, जेम्स ब्रैडली। तो चीन के कृत्रिम चंद्रमा को किसने बनाया था? आपके ली रुइलिन ने बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर एक प्रश्न आपका संभावित प्रश्न रहेगा, तो ध्यानपूर्वक समझना है, सभी को फीडबैक करना है। अगला, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी अनुक्रमण के मामले में आवास को पहले कठोर अग्रज प्रजातियों द्वारा कोलोनाइज किया गया है? द्वितीयक, प्राथमिक, एलोजेनिक या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जिस परिष्कृत अनुकरण पारिस्थितिक अनुक्रमण के मामले में आवास को पहले कठोर अग्रज प्रजातियों द्वारा कोलोनाइज किया गया वह कहलाता है प्राथमिक अनुकरण। क्या रहेगा? प्राथमिक अनुक्रमण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपका जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए उसे सहभोजी कहा जाता है। मतलब उसके परमिशन से वो चीज़ें हो रही, मतलब उनके सह के साथ हो रहा है। सह मतलब साथ। अगला, रग्बी लीग में एक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं। अब ये उत्तर ही दे दिया गया यहाँ पे, क्योंकि रग्बी लीग में कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे थोड़ा
डिस्टर्बिंग हो गया, यहाँ पे होना चाहिए रग्बी लीग में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट जीके से 2-3 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। तो रग्बी में 13 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, इन सभी को नॉलेज आप में होना चाहिए। हॉकी में भी 11 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण होगा? अब कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा कहलाता है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? तो कायांतरित शैल का जो एग्जाम्पल होता है वह संगमरमर कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी लोग जानते हैं कि ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट अर्थात अग्नेय या नाइस तथा चूने के पत्थर का संगमरमर के रूप में परिवर्तित कायांतित शैल होता है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका। अगला प्रश्न है साथियों की जो रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? कृषि से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो एक रैचिंग पद्धति है, इस पद्धति में खेती किस देश में की जाती है? अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सभी लोग बताइएगा। तो रैचिंग पद्धति खेती किस देश में की जाती है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और भी आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? शुष्क खेती, मिश्रित खेती, रैचिंग खेती या स्थानांतरित खेती? तो रैचिंग खेती तो ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो भारत में नहीं हो सकती है। हो भी सकता है कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो भारत में भी होता हो। तो भारत में सामान्यतः खेती की जिस पद्धति अपनाई जाती है वह मिश्रित खेती ज़्यादातर होती है। गेहूँ के साथ राई बो देना या चना के साथ और चीज़ें, मटरा भी बो देते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं। तो मिश्रित खेती हमने देखा है यहाँ पे, हमारे भारत में मिश्रित खेती का ज़्यादा चलन है। अगला, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार जो है आपके भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी? और जल्दी आपके मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, संभावित है। तो जिस मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है वह जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिए। जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो जाना। देश के लगभग 40% मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी पंजाब से असम के विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदा, कृष्णा और कावेरी घाटियों में यह फैली हुई है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है कि निम्न में से रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है? रोगों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया या डेंगू जो दिए गए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं वह रोग जो जीवाणुीय रोग नहीं होता है, यानी डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया ये जीवाणुीय रोग कहलाते हैं, जबकि डेंगू जीवाणुीय रोग नहीं होता। डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरस का कारण होता है जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है और ये एक वायरल बीमारी है, ना कि बैक्टीरियल है। और बाकी डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो A to Z आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक हड्डी रोग विकार नहीं है? बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया, थैलेसीमिया या कफोसिस? तो इनमें से एक हड्डी रोग कौन सा विकार नहीं है? तो आपका जो थैलीसीमिया कहलाता है यह हड्डी रोग विकार नहीं होता है। बाकी बर्साइट, फाइब्रोमाइगिया, कफोसिस ये आपके हड्डी रोग विकार है। थैलीसीमिया जो होता है यह एक अनुवांशिक रक्त विकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिक रक्त विकार होता है जो आपके शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन और कम लाल रक्त अर्थात जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तब ये चीज़ें होती हैं। कौन सा होता है? थैलीसीमिया, रक्त का थक्का, थैलीसीमिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट कौन कहलाएगा? सब्जी, फल के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? तो गैसीय अपशिष्ट यहाँ पे कौन सा कहलाएगा? लकड़ी कोयला से जलने वाले धुआं ये हमारे गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि सभी ये PDF फाइल नोट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगला जो प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोग जानते हैं इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है और समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगर प्रश्न आए कि विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो वह होगा समुद्र, याद रखिएगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या मिला है? शरीर को अच्छी प्रकार शरीर का भार कम होता है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। देखिए, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि हाथ आपके स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मस्तिष्क के आज्ञानुसार ही कार्य करते हैं। अब आपके यहाँ मच्छर काटा, आपका हाथ ही जाएगा वहाँ पे, कुछ भी अगर चोट लगती हाथ वहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो जब छात्र और शिक्षक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव संभव होता है। यह जो कथन है सच है, छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं है। असत्य है क्योंकि कक्षा से बाहर होने वाले छात्र गंभीर नहीं होते। असत्य है क्योंकि बाहर जाने का कोई शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सच है क्योंकि शिक्षक कक्षा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते हैं। देखिए, जब छात्र और शिक्षक के कक्षा के देखिए छात्र और शिक्षक के बारे में ईवीएस पेडागोजी में एक प्रश्न आता ही है। तो जब छात्र और शैक्षिक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो एक नए शैक्षिक वातावरण अनुभव संभव होता है। इस कथन सच होगा क्योंकि कई छात्र जो होते हैं कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए शैक्षिक वातावरण अनुभव संभव बहुत ही जरूरी होता है, नए शैक्षिक अनुभव और वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम अर्थात हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? चार्ट, रेखांकन, प्रोजेक्ट या माइंड मैप्स? सभी लोग बताइए। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम हार्डवेयर के अंतर्गत आता है वह हमारा प्रोजेक्टर कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये भी संभावित प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर है? पन्ना टाइगर, पचमढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल, और सभी को जानते हैं कि कल आने वाला है आपका एक प्रश्न, आपके इससे भी पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? आपके जो नेशनल पार्क हैं, रिजर्व हैं आपके, इनसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न पूछा जाएगा कल, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आएगा कल के पेपर में, याद रखिएगा, मॉर्निंग में, मॉर्निंग या इवनिंग दोनों की बात कर रहे हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं होती है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह भी विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं होती है? निरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिक होती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है, क्योंकि निरीक्षण करना, स्वयं निरीक्षण करने जाएंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, तो शिक्षक एक प्रशासक रूप में, यह आपकी निरीक्षण विधि नहीं होगी, ठीक है। और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी निरीक्षण विधि पहला, दूसरा और चौथा, ये निरीक्षण विधि की विशेषता है, और थर्ड ऑप्शन आपकी निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निरीक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? योजना तथा बनाना, आवश्यक तैयारी करना, व्यवहार निरीक्षण करना, निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या करना, सामान्यीकरण करना, ये 4 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक, चयनात्मकता या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण शिक्षा में अगर समस्या समाधान से एक प्रश्न आएगा, हर पेपर में पूछा जा रहा है पेडागोजी में, तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण होता है वह लक्ष्य केंद्रित विधि भी होता है, सृजनात्मक भी होगा, चयनात्मकता भी होगा, तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों पॉजिटिव चीज़ें आपकी दी गई, क्योंकि पर्यावरण शिक्षकों में अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर संभव होता है, जिसमें लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, इस 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या होती हैं? यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण जो होता है सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या उपरोक्त सभी। देखिए, प्रेक्षण विधि के सारी सीमाएं दी गई, क्योंकि यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करके प्राप्त परिणाम अधिक वैध होता है, और इस विधि से व्यक्ति आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता प्रेक्षण से। ये सारी प्रेक्षण विधि की सीमाएं दी गई, डी ऑप्शन सही हो जाए। तो आज हमने ये 30 क्वेश्चंस किया आपके,
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा पेपर में पूछा जा रहा है, संभावित प्रश्न है, संभावित पेपर है आपके जैसे, तो ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है। और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो सारे प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। और जिनको अभी भी समय है 2-4 दिन का टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। टॉपर नोट्स लेने के लिए 9630689598 में आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। चलते ही मिलते हैं आपके डेली एग्जाम एनालिसिस ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रिपीट नहीं होने वाले हैं, कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझिएगा। आप सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, पिछले ईयर में हमने देखा था यही चीज़ें हुई हैं, लेकिन कंसेप्ट रहता है, टॉपिक रहता है। तो टॉपिक समझिए, प्रिपरेशन में लग जाइए और सिलेक्शन पाइए, क्वालिफाइड कीजिए।